सभी न्यूज चैनल्स पर कुछ समय पहले बहस चल रही थी कि साक्षर होने और शिक्षित होने में अंतर है। साक्षरता से सोच नहीं बदलती, नजरिया नहीं बदलता, लेकिन शिक्षा आपको तार्किक तरीके से सोचना सिखा देती है। और इस बहस के पीछे का कारण था केरल में हुई नरबली। दरअसल केरल में हुई दो महिलाओं की नरबली और उनसे हुई जघन्यता ने केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जहां 100% आबादी साक्षर हो, जो राज्य शिक्षा में सबसे आगे हो, जहां प्रति व्यक्ति आय भी ठीक हो, जिस राज्य में रोजगार का संकट ना हो, जहां कम्युनिस्टों की सरकार हो, वहां ऐसा कैसे हो गया। केरल एक ऐसा राज्य है जिसे भारत में सबसे ज्यादा साक्षर माना जाता है। वहां ऐसे कांड ने साक्षर और शिक्षित के बीच के अंतर को साफ साफ दिखा दिया। पर ऐसा क्या हुआ केरल के नरबली कांड में? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में। तो दिल थाम कर बैठिए, अब उस घटना के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से बात करते हैं। केरल का एक जिला है पथानामथिट्टा। इसका एक गांव है एलथूर। 11 अक्टूबर को यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस पहुंचती है और एक घर के पीछे खुदाई कराने लगती है। थोड़ी देर बाद यहाँ से मानव अंग के टुकड़े निकलने लगते हैं, जिन्हें पुलिस पॉलिथीन में भरवाने लगती है। और जिस जगह से ये टुकड़े निकलते हैं वो कोई क्रिमिनल का घर नहीं था, बल्कि एक साधारण परिवार था। जी हाँ, यह भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला रहते थे। जी हाँ, यहाँ भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला रहते थे। भगवल सिंह के पिता उस इलाके के जाने माने मसाज थेरेपिस्ट थे, जिन्हें केरल में वैडियार कहा जाता है। भगवल सिंह को कविताएं लिखने का शौक है। फेसबुक पर उसके 800 फॉलोवर हैं। वह समय समय पर कविताएं पोस्ट करता रहता है। ऐसी कविताओं को केरल में हैकू कहा जाता है। पिता वैडियार थे, तो भगवल ने अपने पिता से वह सीख लिया और उसे ही अपना प्रोफेशन बना लिया। और भगवल सिंह ने घर के पास ही एक मसाज थेरेपी सेंटर खोला। उसकी दूसरी पत्नी लैला इसमें हाथ बटाती थी। दोनों के एक बेटा है जो दुबई में रहता है। कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा था। परिवार सेटल था। पति पत्नी दोनों उम्र के एक पड़ाव पर थे। फिर शुरू हुआ कोरोना का दौर और उस दौर में ऐसे धंधों पर बड़ी चोट पहुंची जिनमें टच करना मजबूरी हो। मसाज बिना टच किए हो नहीं सकता और इसी कारण भगवल सिंह का बिजनेस धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने फैसला किया कि जेलों में बंद कुछ कैदियों को छोड़ दिया जाए, जिससे वहां कोरोना न फैले। और इसी रिहाई में मोहम्मद शफी भी जेल से बाहर आ गया, जो 75 साल की महिला से रेप के आरोप में जेल में बंद था। जेल से बाहर निकलने के बाद मोहम्मद शफी शिकार की तलाश में फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से आईडी बना चुका था। श्रीदेवी ने टारगेट बनाया भगवल सिंह को। धीरे धीरे श्रीदेवी ने भगवल को एहसास कराया कि वह उसके प्यार में है। दोनों में बातें होने लगी। भगवल सिंह खुलने लगा। उसने श्रीदेवी को बताया कि वह आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीदेवी ने उसे सुझाव दिया कि वह रशीद नाम के तांत्रिक को जानता है। भगवल सिंह उससे मिले, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लैला पहले से ही ऐसी शक्तियों में विश्वास करती थी, तो दोनों बिना कुछ सोचे समझे रशीद के पास पहुंच गए। और रशीद कोई और नहीं, मोहम्मद शफी ही था। फिर शफी ने दोनों को समझाया कि अगर दोनों को अमीर बनना है तो एक मानव बलि देनी ही होगी। बलि देने से घर में सुख समृद्धि आएगी। बलि चढ़ने वाले को जितना दर्द होगा उतना ही जल्दी वो अमीर बनेंगे, यानी मरने वाला जितना दर्द सहेगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। पुलिस की माने तो शफी सैडिस्ट है, यानी जिसे दूसरों को दुख देने में, तकलीफ देने में, तड़पाने में सुख मिलता है। लेकिन लैला और भगवल के सामने समस्याएं थी कि वो बलि किसकी चढ़ाए। शफी ने यह मुश्किल यह कहकर आसान कर दी कि वह इंतजाम कर देगा, बस पैसे का इंतजाम आप लोगों को करना होगा। शफी ने भगवल और लैला से 3 लाख रुपए लिए। इसके बाद उसने एर्नाकुलम में रहने वाली रोजलीन से संपर्क किया। 49 साल की रोजलीन को झांसा दिया गया कि उसे एक पॉर्न मूवी में काम करना है और इसके लिए उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। पैसे की चाह में रोजलीन शफी की जाल में फंस गई। फिर एक दिन शफी रोजलीन को लेकर भगवल और लैला के पास पहुंच गया और रोजलीन को एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसे बेड पर कपड़े खोलकर सोने के लिए कहा गया। फिर उसके हाथ पांव बांध दिए गए। हाथ पांव बांधे जाने के बाद रोजलीन असहाय हो गई, तो लैला ने चाकू उठाया और उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करने लगी। रोजलीन जितना चिल्लाती शफी उतना ही खुश होता। इसके बाद भगवल ने रोजलीन के स्तन काट दिए। इतना करने के बाद भी रोजलीन की सांसें चल रही थी, तो लैला ने उसका गला रेत दिया। इसके बाद उसके शव को घर के पीछे ही दफना दिया गया। अब भगवल और लैला को लग रहा था कि पैसों की बारिश होगी, पर उनकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ने लगी। कुछ महीने बाद दोनों ने शफी से फिर संपर्क किया। शफी ने बताया कि अनुष्ठान में कुछ कमी रह गई है, इसलिए एक और बलि देनी होगी। और शफी ने इस बार भी बलि का इंतजाम किया।
शफी कोची में लॉटरी बेचने वाली पद्मा को जानता था और पद्मा को भी सेक्स वर्क के बदले 15,000 रुपए देने के लिए तैयार किया गया। शफी 26 सितंबर को पद्मा को लेकर भगवल के घर पहुंचा, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। तीनों पद्मा के साथ वैसा ही करना चाहते थे जैसा रोजलीन के साथ हाथ पांव बांधकर किया था, लेकिन पद्मा घर पहुंचते ही पैसे की मांग करने लगी। पैसा नहीं मिलने पर पद्मा चिल्लाने लगी तो आनन फानन में शफी ने रस्सी से पद्मा का गला दबा दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद उसके साथ वही नृशंसता की गई जो रोजलीन के साथ की गई थी। उसके शरीर के 56 टुकड़े किए गए। 8 जून को रोजलीन गायब हो चुकी थी। यूपी में रह रही उसकी बेटी ने एर्नाकुलम पुलिस में मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 26 सितंबर को पद्मा गायब हो गई। वह ऐसी लेडी थी जो लॉटरी के काम बंद होने के बाद हर रोज अपने परिवार वालों से बात करती थी। कोची में रहने वाली उसकी बहन जब उससे संपर्क नहीं कर पाई तो धर्मपुरी तमिलनाडु में रह रहे परिजनों से संपर्क किया। 27 सितंबर को पद्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब पुलिस वालों पर दबाव पड़ने लगा तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। किस्मत से एक धुंधली सी फुटेज मिली जिसमें पद्मा एक एसयूवी कार में सवार हो रही थी। जब नंबर की जांच की गई तो यह मोहम्मद शफी की निकली। इसके बाद पुलिस ने शफी को उठा लिया, लेकिन शफी ने मुंह नहीं खोला। पुलिस वापस से उसी जगह पहुंच चुकी थी, यही शून्य की तरफ पर। फिर पुलिस ने शफी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली और फिर नाम सामने आया भगवल और लैला का। पुलिस की 3rd डिग्री के आगे भगवल और लैला ने सब कुछ उगल दिया। इसके बाद पुलिस तीनों को लेकर भगवल और लैला के घर पहुंची और घर के पीछे खुदाई की गई तो जहां तहां मानव मांस के टुकड़े मिले। इस घटना के बाद यह बहस जोर पकड़ने लगी कि जिस राज्य में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बेहतर हो वहां पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। केरल में पहली बार ऐसी वारदात हुई हो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कम से कम 4 मामले अलग अलग जेलों में देखे गए हैं। पर एक बार के लिए सोच कर देखें कि आखिर लोग ऐसी बातों में पड़ कैसे जाते हैं। तो सीधा सा जवाब आता है कि ऐसी शक्तियों और अंधविश्वास में यकीन करने वालों में 2 बातें कॉमन होती हैं। पहली, वो मानते हैं कि उन पर भूतों का साया है और दूसरा कि वो पैसे की किल्लत से गुजर रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों बातों को लिंक कर देता है तो फिर होता है खतरनाक साजिश, जघन्य अपराध का जन्म। अगर आपको यह लगता है कि साक्षर होने से अंधविश्वास मिट जाता है तो आपको बता दें कि आज के समय में भी केरल के ही एक मंदिर में तो पीपल के पेड़ पर गुड़िया के अंगों में कीलें ठोकी जाती हैं, परिवार या व्यक्ति पर गलत साया ना पड़ने पाए। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली केरल की नरबली की कहानी। 2 महिलाओं की बलि ने जिस नई बहस को जन्म दिया है, हो सकता है कि उसके बाद ऐसी घटनाओं के लिए कानून बन जाए। पर जब साक्षर होने के बावजूद अंधविश्वास कम नहीं हो रहा तो जरूरत है उस शिक्षा प्रणाली को बदलने की जो साक्षर करने की बजाय शिक्षित करने पर जोर दे। अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।